कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा गलत साइड से आ रही बस की वजह से हुआ। बस और एसयूवी की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई स्पीड के बाद सबसे ज्यादा मौतें गलत दिशा में वाहन चलाने से होती हैं। ये आंकड़े भी सड़क परिवहन मंत्रालय के ही हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस स्पीड में अगर कोई गाड़ी सामने या गलत दिशा से आ जाए तो उससे टक्कर होने की आशंका काफी ज्यादा हो जाती है। यही नहीं, तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने पर भी हादसा होना तय माना जाता है। और ठोस कानून नहीं होने से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की संख्या कम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क पर होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण गलत दिशा में वाहन चलाना है, यानी रॉन्ग साइड ड्राइविंग। कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराते हैं। साल 2017 से 2021 के आंकड़े यही बताते हैं। साल 2017 में रॉन्ग साइड के चलते 19,148 सड़क हादसे हुए, जिसमें 30,124 लोग घायल हुए। 2018 में 24,781 हादसे हुए, 24,100 लोग लगभग इसमें घायल हुए। इसी तरह 2019 में 24,431 हादसों में 24,628 लोग घायल हुए। साल 2020 की बात कर लें, 20,228 हादसों में 19,421 लोग घायल हुए। फिर साल 2021 में 21,491 हादसों में 20,351 लोग घायल हुए। रॉन्ग साइड के चलते हुए हादसों में मौत के आंकड़े भी कम नहीं हैं, और ये आंकड़े भी हम आपको पिछले 5 साल के बताते हैं। 2017 में 9,527 मौतें रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी की वजह से हुई दुर्घटना में हुई है लोगों की। 2018 में मरने वालों का आंकड़ा 8,764 बताया गया। साल 2019 में यह आंकड़ा 9,201 पहुंच गया। फिर साल 2020 में कुछ कम हुआ, जो कि 7,332 था। शायद ये भी एक बड़ी वजह थी कि उस समय लॉकडाउन था, कोविड का टाइम था। फिर 2021 में एक बार फिर से हमने देखा हादसों में वृद्धि हुई, और ये जो आंकड़े थे मरने वालों के वो 8,122 पहुंचे, जो कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग से मौत के आंकड़े बताते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2022 के आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए हैं। तो गलत दिशा में वाहन चलाने पर क्या कानून है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर महज 500 रुपए से 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है, या फिर 3 महीने तक की जेल का प्रावधान। लेकिन ज्यादा चालान नहीं होने से लोग ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोग खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हैं, वहीं सही दिशा से आ रहे लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। और सड़क हादसे के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हादसे लगातार होते रहे हैं, जैसे कि जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, कुछ किलोमीटर की यात्रा से बचने के लिए रॉन्ग साइड चलना, यातायात नियमों को सख्ती से लागू नहीं करना। तो आखिरकार क्या इस समस्या का समाधान है? क्या कुछ ऐसे कड़े नियम कानून होने चाहिए, कड़ा जुर्माना होना चाहिए, जिससे कि हम ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ ऐसे हादसे फिर से ना देखें? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, उनका परिचय करा देते हैं। एल.एन. राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। राव सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 360 डिग्री में हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, ये जो हादसा अभी हाल ही में हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का देखा, बहुत ही दर्दनाक भयावह है, लेकिन ये कई सवाल छोड़ जाता है। सर, ऐसे हादसे हमने देखा अमूमन रोज होते हैं, क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि किस तरह लोगों की मौत इन हादसों में हो जाती है। सर, क्या वजह है कि हम इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, शानदार सड़कें, शानदार एक्सप्रेस हमने बनाया, स्पीड भी गाड़ियों की बढ़ा दी, फिर भी ऐसे भयानक हादसे आज की तारीख में भी हो रहे हैं? देखिए रैना जी, ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, वो भी धार्मिक स्थल पर जाते वक्त उनकी। ये जितना भी उनके साथ संवेदना से पेश किया जाए, बहुत ही एक हम संवेदना करते हैं, हम सभी आपके दर्शक भी। ये वजह जानना जरूरी है कि देखिए, सड़क के नियम बनाना और वो सरकार का काम है, वो बना दिए हैं। उसके बाद पालन करना हम सब लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी जो मानसिकता है, जैसे आपने अभी बताया कि इसी एक्सीडेंट में थोड़े से कुछ किलोमीटर दूर अगर ये सही रास्ते पे जाते, सही अपनी दिशा में एक बस जाती,
तो शायद ये हादसा टल सकता, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना, रोंग वे में लेकर आए, रोंग कैरिज वे में लेके आए। और क्योंकि जो एसयूवी चला रहे थे उनको तो मालूम था कि हम सीधे जाएंगे, लेकिन अचानक बस अगर आगे आ गई है तो उनकी कोई गलती इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि हमने कानून का पालन करना ही नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि हमारा कानून इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है कानून है, लेकिन हम क्यों ना अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, अपना खुद को क्यों नहीं हम सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं। अब देखिए, इस केस के अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो यह है कि हम कभी भी कोई आदमी स्पीड ब्रेकर की बात, अगर स्पीड की बात करते हैं, अभी मैं 2017 की बात करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 वायलेशंस के ऊपर बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा था कि स्पीड ओवर स्पीडिंग यानी कि किसी स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, फ़ोन करते हुए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए गाड़ी चलाना, और रेड लाइट जंपिंग के दौरान गाड़ी चलाना रेड लाइट के होते हुए। तो ये 4 नियमों, जो 4 वायलेशन थी, उनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाए कम से कम। अगर वो दोबारा रिपीट करता है उसको, तो उसके बाद कैंसिल कर दिया जाए, उसको पहले 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, उसको गाड़ी चलाने कोई राइट नहीं होगा। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा कोई ऐसी बात वही आदमी करता है तो उसको सदा के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और इसमें ये इसकी शुरू में काफ़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बहुत कुछ कैसा किया, लेकिन अभी धीरे धीरे ढिलाई होती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था बनाने वाले या नियमों का पालन करवाने के लिए जो पुलिस है या इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी चाहिए कि सीरियसली इन चीज़ों पर ध्यान दें, और जो भी आदमी कोई ऐसा वायलेशन करता है तो किसी प्रकार की कोई रियायत ना बरती जाए। आप हमारे देश में तो बहुत, अगर किसी आदमी को वायलेशन करता पकड़ा जाएगा तो कोई या तो कोई किसी का फोन करने की बात करेगा या पैसे देने की बात करेगा, वो सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं, बिल्कुल हम सीधा काम करते हैं, बिल्कुल हम कानून मानते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री में मान सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं मान सकते? वाकई राव सर, क्योंकि जब एनफोर्समेंट की बात होती है, जैसा आपने जिक्र किया था, वो प्रॉपरली इन प्लेस ना होना, लोगों की लापरवाही, ये दोनों साइड की गलती है। मैं क्योंकि इस इंसिडेंट की क्योंकि बात ही हुई है, इसमें सर हुआ ये था, जो वहां पर जानकारी से पता चलता है कि बस उल्टी दिशा में 8 किलोमीटर तक चली है। मतलब 8 किलोमीटर का सफर मानिए उस बस ने कुछ डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्पीड 5 से 7 मिनट में अगर पूरा किया होगा। मतलब उस पूरी रोड पर क्या एक भी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती ना होना या विजिलेंस टीम की मॉनिटरिंग ना होना, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है सर, कि हमारा जो विजिलेंस है, हम जो टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं ऐसी सड़कों पर, वो भी इतने अभी बने हुए एक्सप्रेस वे पर सर, जिसमें 120 से कम आप स्पीड रख ही नहीं सकते हैं। तो विजिलेंस टीम में सर कोई कमी है, इन्फोर्समेंट में कमी है क्या? हमें टेक्नोलॉजी और इतनी ज्यादा दुरुस्त करनी चाहिए क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल का अब समय आ गया है जिससे कि कम से कम सर्वेलेंस हो पाए, और अगर ऐसा लगे कि कोई भी गाड़ी उल्टी दिशा में या कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रही है, उससे समय रहते रोक दिया जाए, जिससे ऐसी घटनाएं हो ही ना पाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एटलीस्ट हम कैलकुलेट करें स्पीड के हिसाब से भी कम से कम 7-8 मिनट तक ये गाड़ी उल्टे दिशा में चली है। और ऐसी जो रोड बनी है, हाईटेक रोड है वो, उस पर सीसीटीवी कवरेज हर जगह पर है। पूरी रोड मैं समझता हूँ सीसीटीवी से कवर्ड है, लेकिन सीसीटीवी से कवर होने के बावजूद भी ये हादसा रुका क्यों नहीं? उसकी वजह मैं बताता हूँ कि सीसीटीवी खाली रिकॉर्ड कर रहा है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। जो कि हमारा जो हम कह रहे हैं विजिलेंस टीम ऐसी होनी चाहिए जो राउंड द क्लॉक हर जगह को मॉनिटरिंग करे, लेकिन इतना बड़ा संभव नहीं हो सकता कि हर एक सीसीटीवी को हम इसको मॉनिटर करें। सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उनका सिर्फ यही है कि अगर इंसिडेंट का बाद में हो गया तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मदद करते हैं। मैं समझता हूं प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए, यानी कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सीसीटीवी में डेफिनेटली आपने कहा कि अभी जमाना आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिससे समय रहते पता लग जाए कि ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो तुरंत उसको वहाँ की इन्फोर्समेंट टीम फटाफट करके उसको रोके और उसको पकड़े, उसको चालान करे, एग्जीक्यूशन करे उसको। और हैवी जो मैंने अभी मोटर व्हीकल एक्ट हमारा बना है उसमें फाइन काफ़ी हैवी है, अगर वो भी फाइन किया जाए। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ, ऐसे घटना करने के बाद
हमें ये लोगों को लेसन भी देना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें बड़ा हैवी फाइन होना चाहिए, और इंश्योरेंस भी ऐसे वाहन का इसको नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसे एक्सीडेंट जो करता है सीरियसली ऐसे वायलेशन के बाद। एक होता है नॉर्मल एक्सीडेंट, एक दिशा में जा रहे हैं वहीं कहीं का गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तो जानबूझकर किया हुआ एक्सीडेंट है, ये मैं सिंपल एक्सीडेंट की कैटेगरी में इसको नहीं डालूंगा। एक ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि 304 आईपीसी की धारा के अंदर ये केस आना चाहिए। अगर अभी तक पुलिस ने 304 आईपीसी नहीं लगाई तो इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ड्राइवर को ये मालूम है कि रॉन्ग साइड में चला रहा हूं तो इससे किसी की जान जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है कि सड़क में इतनी तेजी से अगर वो बस को चला रहा है रॉन्ग साइड में, आगे आने वाली कोई भी स्पीड, उसको थोड़ी मालूम है कि रॉन्ग साइड से कोई बस आ जाएगी। तो ये नॉलेज जिसे कहते हैं हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो अगर ऐसा कोई काम करे जिससे आदमी किसी की मौत हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो वो इसकी कैटेगरी में इसको लाना चाहिए। सिंपल एक्सीडेंट में तो सिर्फ 2 साल सजा है, 304 आईपीसी लगी तो कम से कम 10 साल की सजा इस आदमी को होगी। इससे लोगों को लेसन मिलेगा। राव सर आपने अपनी बात में कुछ समय पहले खुद ही बोला कि ऐसे हादसों में कई बार अंडर द टेबल सेटलमेंट के जरिए कई लोग छूट जाते हैं। अब माने कोई ऐसा केस है, कोई छोटा ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, उससे हादसा हुआ है, उस पर 500,000 रुपए का जैसे जुर्माना लगा दिया, उसको 3 महीने के लिए जेल में भी भर दिया, वो कितना ही नेगोशिएट कर पाएगा। हमने ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे हैं सर, जहां पर तुरंत सेटलमेंट करके मामले को सुलटा दिया जाता है। मैक्सिमम सजा आपने कहा 10 साल होनी चाहिए, लेकिन डेटरेंट क्या हो? मतलब चाहे छोटा से छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा सा बड़ा वायलेशन हो, इसमें क्या एक मैक्सिमम अधिकतम सजा, एक बड़ा जुर्माना होना जरूरी है? क्या धारा बदल देनी चाहिए ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए? अब देखिए, धाराएं हमारे कानून में बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी धाराएं हैं, धारा में बदलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसको लगाने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसके रिजल्ट लाने की जरूरत है। इसमें जैसे 304A आईपीसी की धारा लगती है सिंपल एक्सीडेंट में, जो अनजाने में किसी से हो जाता है, वो 2 साल की मैक्सिमम सजा है, थोड़ा जुर्माना भी है उसमें। लेकिन अगर जानबूझ के इस प्रकार से एक्सीडेंट किया जाए जैसा इस केस में है, और पीछे लगे थे अभी आपको अगर याद होगा BMW हिट एंड रन केस हुआ था, उसमें 304 धारा लगी थी, उसमें कई सालों तक जेल में रहा था, और बड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का वो बेटा था। और इसी प्रकार से और भी कई एक केस BMW केस हुआ था, और एक और वो मर्सिडीज हिट एंड रन केस हुआ था, कई केसेस दिल्ली में हुए हैं, उनमें सब में 304 की धाराएं लगी हैं, और उसमें सख्ती से उनकी जमानत भी नहीं, 304 की धारा लगने के बाद बेल नहीं हो सकती है काफ़ी दिनों तक, तो वो एक डेटरेंट इफेक्ट है। और पैसे का जुर्माने से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जुर्माने के साथ साथ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस गाड़ी ने इस प्रकार का एक्सीडेंट किया उसका परमिट रद्द कर देना चाहिए, और उसके बाद जब तक केस चले तब तक कोई गाड़ी मतलब ऑफ रोड हो जाएगी तो उसके मालिक को पता चलेगा। ड्राइवर्स की जो ब्रीफिंग है, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि बहुत से ड्राइवर्स को नहीं पता है कि ऐसे हाईवे पे जो सबसे राइट साइड में फर्स्ट लेन जिसको कहते हैं, उसमें ओवरटेकिंग के लिए ही वो लाइन होती है। लेकिन आप जाके देखिए कहीं भी जयपुर हाईवे और दूसरे किसी भी हाईवे पे जाएंगे, आप चंडीगढ़ जाएंगे, तो ट्रक वाले बिल्कुल फर्स्ट लेन में चलाते हैं, जबकि उनको वो लेन ही नहीं है। तो लेन ड्राइविंग की सेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ही एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होना चाहिए हमारा, कानून को मनवाने के लिए, लोगों को शिक्षित करना, उसके बाद जो नहीं मानता है तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी करना, सजा दिलवाना, और उनके इसके अलावा हैवी इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट हैवी करना, और उनका लाइसेंस रद्द करना, और उनका जो कमर्शियल गाड़ी है तो उनका परमिट रद्द करना। ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा गलत करने से उनके साथ ऐसा हो सकता है। यस राव सर आपने काफी डेटरेंट पॉइंट्स बताए। इसमें मिसमैनेजमेंट भी काफी बड़ा रोल शायद रखता है। अब एक छोटा उदाहरण है कि कई बार जो रोड साइंस होते हैं सर, मानिए एक तिराहा है या चौराहा है, अब कोई एक सिंगल लेन से आ रहा है, उनको लेफ्ट राइट या सीधा लेना है, कई बार साइन बोर्ड सर ऐसी जगह पर रख दिए जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है ड्राइवर वे ऑलरेडी उस लेन में चले जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है उन्होंने तो गलत लेन ले लिया। और हमने खुद देखा है कि लोग 1-1 किलोमीटर तक यू टर्न लेते हुए आते हैं उस करेक्ट लेन में जाने के लिए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मिसमैनेजमेंट्स है सर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? लोगों का अपना दायित्व तो है ही, लेकिन ऐसे रोड्स को, ऐसे रूट्स को आइडेंटिफाई करना, साइन बोर्ड सही जगह पे लगाना, बैरियर सही जगह पे लगाना। कई लोग गलत बैरियर की गलत साइड पर चले जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो लेफ्ट लेना था, बैरियर के राइट में, अब सीधा जाना पड़ेगा तो लंबा, तो क्यों ना यू टर्न ही ले लूं।
तो कुछ जो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, इसको ठीक में रखने के लिए किस तरीके से रिफॉर्म किए जा सकते हैं सर? हम तो बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में तो ये करना भी काफी मुश्किल है, तो इसमें कुछ सख्त कदम लेने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल, ये जो सिविक अथॉरिटीज है जिनका ये काम है साइनेजेस लगाना, रोड की डिवाइडिंग लाइन करना या लेन बनाना, ये सारा सिविक अथॉरिटीज़ का काम है। उनको अपना काम बखूबी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन कंट्री से हम बात करते हैं, रोड तो हमने फॉरेन कंट्री लेवल के बना दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन हमारा साइनेजेस है वो बिल्कुल आपने सही कहा, कई जगह साइनेज दिखते नहीं, कई पेड़ की पत्तियों के छू जाते हैं, कई छोटे इतने होते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं। जब इतनी स्पीड में गाड़ी जाती है तो साइनेज का साइज भी बड़ा होना चाहिए, ताकि और पहले से होना चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पे हमें बाहर निकलना है सड़क से उसके नज़दीक जाके साइनेज है तो कोई फायदा नहीं है। उसको कम से कम आधा किलोमीटर पहले या एक दो जगह हो कि अगर लेफ्ट में जाना तो ये आपको पहले से इंडिकेशन हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिविक अथॉरिटीज जो रोड को मेंटेन करती हैं, रोड को बनाती हैं। इसके साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपने कहा कि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। तो हम खाली लोगों पे दोष ना डालकर उसमें भी देखें कि जहाँ कहीं कमी है तो वहाँ का सुपरवाइजरी लेवल उन सब कमियों को दूर करने की कोशिश करे। और कोई आदमी डिफ़ॉल्ट करता है, जानबूझकर करता है, तो उनके ऊपर भी सख्ती से की जाए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिविल अथॉरिटीज़ का काम है जो रोड को मेंटेन करते हैं और इस प्रकार से जो रोड्स की साइनेज को देखते हैं और लेन्स को बनाते हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कई बार ऐसा है कि जो आदमी अगर कहीं सीधा हाईवे पे चढ़ना है, वहाँ पे चढ़ने का रास्ता नहीं तो उल्टा रास्ते से लेके जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर सीसीटीवी लगाएं और जितनी गाड़ियाँ जाती हैं ऐसे उल्टा जाने के लिए और रॉन्ग वे में, रॉन्ग कैरिज वे में जाते हैं, उन सब का फोटो लेने के बाद में उनके घर पे चालान भेज देना चाहिए। और वो सारी चीज़ फिर जब लोगों को लगेगा कि कलर फोटो के साथ में चालान घर में आ रहे हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि उनको ये रोकने के लिए उनको लगे कि हाँ वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अपनी रिस्क तो है ही लाइफ का, दूसरे लोगों के लाइफ का रिस्क भी है। अब ये मान लो बस वाली बात मैं कह रहा हूँ, इसमें अगर बस वाले का साथ में एसयूवी की टक्कर ना होती, किसी बहुत बड़े टैंकर की या बहुत बड़े ट्रेलर की टक्कर होती तो बस का आदमी मर जाता। तो ऐसा नहीं है कि वो जो गलत काम कर रहा है वो खुद नहीं रिस्क में डाल रहा है, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहा है, दूसरों को तो डाल रहा है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ सब कंसंट्रेटेड एफर्ट्स होने चाहिए सिविक अथॉरिटीज के, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के और हमारे सब के। हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात करें, हम ये सब चीजें मिलाकर अगर करें तो हम शायद आगे इस काम में हम तरक्की कर सकते हैं और इस जो बुराई को जो इस प्रकार से लोगों की जान जा रही है उससे हम बचाया जा सकता है। जी, धन्यवाद करेंगे एल एन राव सर हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।